नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने गौरव ज्ञान धारा यूट्यूब चैनल पर। और मैं हूं नीलेश वैष्णव और मैं आपको पढ़ाने जाता हूं बायोलॉजी, जो है लैब असिस्टेंट का सिलेबस के अंदर विज्ञान सेशन के अंदर बायोलॉजी जो है वो मैं पढ़ाने जा रहा हूं। आज जो है वो लास्ट टाइम जो अपन ने किया था वो सिलेबस का डिस्कशन किया था। आज जो है वो पहली क्लास है और पहली क्लास जो है वो मैं शुरुआत कर रहा हूँ कोशिका से, ठीक है, जिसको अपन बोलते हैं सेल, ठीक है, जो होती है किसी भी जो लिविंग थिंग्स होते हैं यानी जो सजीव होते हैं उनकी जो कहते हैं कि संरचनात्मक और क्रियात्मक या मूलभूत इकाई जो होती है वो कौन होती है? कोशिकाएं होती है। चाहे वो प्लांट हो, चाहे वो एनिमल्स हो या कोई जीव हो, ठीक है, उनका शरीर जो होगा वो कोशिका या उसके उत्पादों से मिलकर बना हुआ होता है। ठीक है, तो चलते हैं अपन कोशिका की तरफ और क्या क्या है इसके अंदर जो अपन देखते हैं। सबसे है कोशिका, सेल, ठीक है। तो सेल जो है वो क्या है कि एक जीवन की इकाई है, यानी अपनी जीवन की जो शुरुआत होती है वो भी एक सिंगल सेल से होती है, ठीक है जिसको अपन बोलते हैं जाइगोट या युग्मनज। ठीक है, तो जीवन की शुरुआत जो होती है वो कहां से होती है? युग्मनज से होती है। अपनी जो शुरुआत हुई है वो किससे हुई है? युग्मनज, जिसको बोला जाता है जाइगोट, जो होता है यूनिसेलुलर। यूनिसेलुलर होता है, यानी अपन कह सकते हैं कि एक कोशिकीय होता है। कैसा होता है? एक कोशिकीय। एक कोशिकीय से शुरुआत हुई है, उसमें विभाजन से अपने शरीर का निर्माण हुआ है। ठीक है, यानी शुरुआत सबसे पहले एक सेल से हुई थी। तो लीजिए देते हैं अपन कोशिका का परिचय। क्या है? जीवित जो प्राणी होते हैं उनकी ये क्या होती है? मूलभूत इकाई होती है। क्या होती है ये? मूलभूत इकाई है। यानी मूलभूत यानी उनकी जो ऑर्गेनाइजेशन होगा वो सबसे पहले क्या होगा? उसके अंदर सेल। ठीक है, उसके बाद में कोई भी संरचना जो बनती है किसी भी जीव में वो किससे बनी हुई होती है? सेल से मिलकर बनी हुई होती है। और जितने भी क्रियाएं जो होती है शरीर के अंदर जो संपन्न होती है वो भी सेल मिलके ही करती है, क्योंकि सेल जो होती है, जो कोशिका जो होती है वो आगे चल के क्या बनाती है? उत्तक बनाती है। उत्तक मिलके क्या बनाते हैं? अंग बनाते हैं। अंग मिलके क्या बनाते हैं? तंत्र बनाते हैं। और तंत्र मिलके क्या बनाते हैं? शरीर बनता है। तंत्र मिलके क्या बनता है? शरीर बनता है। ठीक है, तो कोई भी तंत्र अंग जो क्रिया करेगा यानी वो उसका जो कांटेक्ट जो होगा वो किससे होगा? सेल से होता है। कहते हैं कि सबसे पहले जो सेल की खोज की थी वो की थी रॉबर्ट हुक ने की थी। किसने की थी? रॉबर्ट हुक ने की थी। और रॉबर्ट हुक ने भी इसको जो खोजा गया था वो क्या अपने पास 1665 1665 के अंदर इसको डिस्कवर किया था। लेकिन रॉबर्ट हुक ने जो सेल को सॉरी जो खोजा था वो जो थी वो मर्त सेल थी, यानी वो डेड सेल थी, क्योंकि उसको खोजा गया था वो किससे खोजा गया था? कॉर्क, जो चाल जो होती है प्लांट की, उसके अंदर से देखा गया था वो कैसी होती है? मर्त सेल। तो रॉबर्ट हुक ने तो सर्वप्रथम देखा था, इसको खोज की थी। लेकिन कहते हैं कि रॉबर्ट हुक ने मर्त कोशिका को खोजा था। ठीक है, तो अगर आपको पूछे सर्वप्रथम जो खोज है कोशिका की वो किसने की, तो रॉबर्ट हुक आएगा। लेकिन अगर ऐसा पूछ ले कि जीवित कोशिका को किसने देखा सर्वप्रथम, तो जीवित कोशिका को देखने वाला कौन था? एंटनी वॉन लीवेनहॉक था, जिसने 1674 को क्या किया था? इसको देखा था। एंटनी वॉन लीवेनहॉक जिसने सर्वप्रथम जीवित कोशिका को देखा था। किसको देखा था? जीवित कोशिका की खोज एंटनी वॉन लीवेनहॉक ने की। ठीक है, मर्द कोशिका की खोज किसने की थी? रॉबर्ट हुक ने की थी। अच्छा, एक आता है रॉबर्ट ब्राउन। ब्राउन ने की थी केंद्रक की खोज। किसकी खोज की थी? और वो की थी 1831 के अंदर। 1831 के अंदर रॉबर्ट ब्राउन ने किसको खोजा था? न्यूक्लियस को खोजा था, क्योंकि सेल के अंदर जो होता है वो क्या होता है? न्यूक्लियस पाया जाता है। जो केंद्रक होता है उसको खोजने वाला कौन था? रॉबर्ट ब्राउन था। तो मर्द कोशिका को रॉबर्ट हुक, ठीक है, जीवित कोशिका एंटनी वॉन लीवेनहॉक, और जो केंद्रक है उसकी खोज जो की थी वो किसने की थी? अपने रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। फिर आता है कोशिका सिद्धांत। कोशिका सिद्धांत के अंदर जो थे दो वैज्ञानिक जो थे उन्होंने कुछ बातें बताई थी। एक तो था मैथिस स्वीडन था, दूसरा जो था थेडोर स्वान था। ये दोनों साइंटिस्ट जो थे वो अलग अलग जो डिपार्टमेंट था उससे ये बिलोंग करते थे। जैसे स्लेडन जो था वो वनस्पति वैज्ञानिक था, और जो स्वान जो था वो प्राणी शास्त्री का वैज्ञानिक था। ठीक है, अब दोनों वैज्ञानिकों ने जब स्टडी की तो उनको यह पता लगा कि कोई भी चाहे वो पादप हो या जीव हो वो किससे मिलकर बने हुए होते हैं? कोशिकाओं से मिलकर बने हुए होते हैं। तो ये बात जो है वो दोनों ने मिलके इन्होंने बताया, जो था वो वनस्पति के बारे में बताया कि वनस्पति जो होती है उनमें जो शुरुआत जो होती है या किस जो वनस्पति मिलके बनती है वो कोशिकाओं से मिलकर बनती है।
उसके बाद में इन्होंने इसमें बताया कि ये भी कोशिकाओं से मिलकर बना है। तो दोनों का कंक्लूजन जो निकला वो था इनकी दोनों की जो प्रस्तुति की, ठीक है, उसमें ये पाया गया कि प्राणी हो या वनस्पति हो, दोनों का शरीर किससे मिलकर बनता है, कोशिका से या कोशिकाओं के उत्पाद से मिलकर बनता है, से बने हुए होते हैं। अच्छा, इन्होंने साथ साथ में क्या बताया, जीवधरीय झिल्ली जिसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलते हैं अपन, पादप कोशिका में कोशिका भित्ति के बारे में भी बताया, वो इन स्वेडेन स्वान ने बताया, ठीक है। तो जीवधरीय झिल्ली के बारे में और पादप की कोशिका भित्ति के बारे में भी इन्होंने बताया था। अच्छा, फिर इसलिए कहते हैं कि कोशिका सिद्धांत किसने दिया, तो स्वेडेन एंड स्वान ने दिया था। तो कोशिका सिद्धांत जो था वो किसने दिया, स्वेडेन एंड स्वान ने दिया था। अब चलते, देखो ये तो दो बात हुई कि भाई जो प्राणी हो या कोई भी सजीव हो वो कोशिकाओं से मिलकर बना हुआ होता है, लेकिन इसमें एक और पॉइंट जो ऐड किया था वो विर्चाउ ने किया था, जो था रुडोल्फ विर्चाउ। रुडोल्फ विर्चाउ जो था, उन्होंने 1855 के अंदर एक सिद्धांत दिया था, क्या, कि कोई भी नई कोशिका जो बनती है वो हमेशा पहले से मौजूद कोशिकाओं से ही बनती है। यानी नई कोशिकाओं का जो निर्माण होता है, नई कोशिकाओं का निर्माण जो होता है, का निर्माण हमेशा पूर्ववर्ती कोशिकाओं में विभाजन के कारण होता है, से होता है। ये बात किसने की, ये विर्चाउ ने की। तो कोशिका सिद्धांत में इस पॉइंट को भी ऐड किया गया है, ठीक है। यानी कोई भी जो होगा सजीव जो होते हैं वो कोशिकाओं से मिलकर बने हुए होते हैं। दूसरी जो होती है कोशिका जो होती है वो संरचनात्मक एवं क्रियात्मक एवं मूलभूत इकाई होती है किसी भी सजीव की। तीसरा जो था कि कोई भी नई कोशिकाओं का निर्माण जो होगा वो हमेशा पुरानी वाली कोशिकाओं से होता है, ठीक है। तो ये था अपने ये वाला फर्स्ट स्लाइड के अंदर, जिसके अंदर अपने रॉबर्ट हुक मर्द कोशिकाओं को खोजा, लीवेनहॉक ने जीवित कोशिकाओं को खोजा, रॉबर्ट ब्राउन ने केंद्रक की खोज की, वनस्पति शास्त्री जो थे वो कौन थे, मैथ्यूस स्लाइडेन थे, और जो थेडोर स्वान जो थे वो एनिमल, स्वान मतलब कुत्ता वैसे बोलते हैं अपन, याद रखने के लिए बोल रहा हूं मैं। स्वान जो थे उसको कुत्ता बोलते हैं अपन, ठीक है। और जो है वो एनिमल्स में आता है, इसलिए आपको याद रखने, अगर पूछ ले कि ये कौन से वैज्ञानिक थे तो प्राणी के वैज्ञानिक थे, और स्लाइडेन जो था वो वनस्पति वैज्ञानिक थे। इन दोनों ने कोशिका सिद्धांत दिया था। विर्चाउ ने अपनी बात इसमें ऐड की थी, वो क्या थी कि नई कोशिका हमेशा जो होती है पुरानी वर्ती जो कोशिका होती है उनसे निर्मित होती है, ठीक है। कोशिका सिद्धांत, कोशिका सिद्धांत में यह पाया गया, देखो सभी जीव जो होते हैं या वो किससे बने हुए होते हैं, शरीर जो होता है उनका कोशिका या कोशिकाओं के उत्पाद से मिलकर बने हुए होते हैं, ठीक है। सभी कोशिकाएं पूर्व विद्यमान कोशिकाओं से उत्पन्न होती है उनके विभाजन के कारण। विभाजन से जो पुरानी कोशिका होती है उसमें विभाजन होता है और विभाजन से नई कोशिकाएं बनती है, ठीक है। अब अवलोकन जैसे, अब देखो सभी कोशिकाओं में क्या चीज पाई जाती है, कॉमन क्या होती है, तो सभी कोशिकाओं में जो कॉमन जो मिलेगा वो अपने को मिलेगा साइटोप्लाज्मा, जिसको बोला जाता है जीव द्रव्य, ठीक है। ये कैसा होता है, अर्धतल माध्यम होता है जिसमें कोशिका क्रिया, जिसमें कोशिका में क्या होती है, क्रियाएं होती है, रासायनिक अभिक्रियाएं होती है, ठीक है। और ये कोशिका का जीवित क्या है, अवस्था होती है, जिसमें पाया जाता है वो जीवित कोशिका, जिसमें जीव द्रव्य नहीं होता वो मृत कोशिका होती है, ठीक है। तो एक साइटोप्लाज्मा जो है वो सभी कोशिकाओं के अंदर पाया जाता है। नेक्स्ट दूसरा जो पार्ट जो होता है वो होता है राइबोसोम। राइबोसोम जो होता है वो कैसा होता है, उसको बोला जाता है ये झिल्ली रहित होता है। कैसा होता है, झिल्ली रहित होता है, इस पे झिल्ली पाई नहीं जाती। अच्छा, ये किन किन में मिलता है, अब देखो पहली चीज ये किसमें मिलता है, साइटोप्लाज्मा के अंदर, ठीक है। दूसरा ये कहां मिलता है, हरित लवक क्लोरोप्लास्ट के अंदर, हरित लवक के अंदर, ठीक है। तीसरा ये और कहां मिलता है, ये माइटोकॉन्ड्रिया में मिलता है। चौथा और कहां मिलता है, ये अंतःप्रदेश जालिका जो होती है वो भी कौन सी, RER, जिसको बोलते हैं रफ एंडोप्लाज्मा रेटिकुलम, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। रफ एंडोप्लाज्मा रेटिकुलम में पाया जाता है। तो देखो राइबोसोम इसमें भी पाया जाता है, साइटोप्लाज्मा में, हरित लवक में भी पाया जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया में भी पाया जाता है और इसमें भी पाया जाता है अंतःप्रदेश जालिका में,
ठीक है, तो या ये प्रेजेंट होता है, और ये दोनों चीज ऐसी है जो सभी कोशिकाओं में पाई जाती है वायरस को छोड़ के। नेक्स्ट है कोशिका, जो सबसे बड़ी कोशिका, सबसे छोटी कोशिका, ठीक है। तो ये जो है वो सबसे छोटी कोशिका जो होती है वो कौन सी होती है, माइकोप्लाज्मा होता है, ठीक है। अच्छा, माइकोप्लाज्मा जो होता है उसकी लंबाई जो होती है वो 0.3 यूएम होती है, ठीक है। अब यहाँ पे माइकोप्लाज्मा जो होता है वो बिना ऑक्सीजन के भी सर्वाइव कर सकता है। क्या हो सकता है, ये बिना ऑक्सीजन के जीवित रहता है, ठीक है। इसे जोकर भी कहा जाता है, जोकर भी कहा जाता है, ठीक है, इसे जोकर भी कहा जाता है, ठीक है। अब सबसे बड़ी जो प्रत्येक कोशिका होती है वो कौन सा होता है, शुतुरमुर्ग का अंडा होता है। तो सबसे बड़ी जो कोशिका वो कौन सी है, शुतुरमुर्ग का अंडा। सबसे छोटी जो होती है वो होती है माइकोप्लाज्मा। सबसे लंबी कोशिका जो होती है वो होती है तंत्रिका कोशिका, जो मनुष्य के अंदर जिसको बोला जाता है न्यूरॉन। क्या बोला जाता है, न्यूरॉन। न्यूरॉन जो है वो सबसे लंबी कोशिका होती है, ठीक है। उसके बाद में बैक्टीरिया की साइज आप देखोगे 3 से 5 जो होती है, यूएम जो होती है, ठीक है। आरबीसी में लाल रक्त कणिका का व्यास जो होता है वो 7, ठीक है, माइक्रोमीटर होता है। तो ये अब देखो, ये है माइकोप्लाज्मा, ये शुतुरमुर्ग का अंडा, ये है आपका न्यूरॉन, ये है बैक्टीरिया, और ये है आरबीसी, ठीक है। तो ये आपको कुछ डायग्राम बताए हैं जिससे आपको थोड़ा सा पता लगे कि भाई ये ऐसे होते हैं, ठीक है। अच्छा, और क्या होती है ये बैक्टीरिया में आता है, इस पे कोशिका भित्ति नहीं होती, इसमें कोशिका भित्ति नहीं होती का अभाव होता है, कोशिका भित्ति का अभाव होता है। माइकोप्लाज्मा की ये 3 खासियत है, बिना ऑक्सीजन के भी ये जीवित रहता है, जिसे जोकर भी कहा जाता है, और कोशिका भित्ति का अभाव होता है। नेक्स्ट है आपके सामने जो है वो एक बैक्टीरिया है, ठीक है। ये बैक्टीरिया जो है वो कोशिकाओं को अगर अपन कोशिकाओं को 2 भागों में बांटा गया है। पहला है जिसको बोलेंगे अपन प्रोकैरियोटिक सेल, प्रोकैरियोटिक सेल, और सेकेंड जो होती है वो कैसी होती है, यूकैरियोटिक सेल, जिसको बोलेंगे इसको ससीम केंद्र की, इसको बोलेंगे असीम केंद्र की, ठीक है। अच्छा, जो प्रोकैरियोटिक होते हैं उनके अंदर जो होता है वो सारे बैक्टीरिया जितने भी ग्रुप है वो सारे किस में आते हैं, प्रोकैरियोटिक में आते हैं। ये कैसी सेल होती है, ये इनकम्प्लीट सेल होती है। कैसी है ये, इनकम्प्लीट सेल है, मतलब अपूर्ण सेल है। और ये कैसी होती है, ये पूर्ण होती है। ये कैसी होती है, पूर्ण होती है, ठीक है। अब क्या क्या अपूर्ण है, क्या क्या पूर्ण है, जिसको अपन आगे देखते हैं। देखो, इसमें हेयर लाइक स्ट्रक्चर मिलते हैं, ठीक है, इनका अपन देखेंगे। ये है अपने बैक्टीरिया, आपको दिख रहे हैं, ये बैक्टीरिया अलग अलग शेप के होते हैं। प्रोकैरियोटिक, प्रोकैरियोटिक में याद रखने वाली बातें जो वो है ये है कि पहला, केंद्रक झिल्ली इसके अंदर कैसी होती है, अनुपस्थित होती है, केंद्रक झिल्ली का अभाव होता है, केंद्रक झिल्ली का। और झिल्ली युक्त कोशिका, झिल्ली युक्त कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया है, लाइसोसोम है, एंडोप्लाज्म रेटिकुलम है, गोल्गी अपैरेटस है, ये सारे जो होते हैं वो इनके अंदर नहीं मिलते हैं, यानी इनका क्या होता है, ये अभाव होता है, ठीक है। ये आपको इसके अंदर नहीं मिलेंगे। यानी सीधी सी बात है, अगर एक सेल लेते हैं, ठीक है, उस सेल के अंदर आपको कि इसका जेनेटिक मटेरियल होगा, जो डीएनए होगा, ये डीएनए है, ठीक है, और इसके ऊपर केंद्रक झिल्ली नहीं होती है।
दूसरे इसके अंदर कोशिका नहीं होते हैं, लेकिन राइबोसोम इसके अंदर मिलेगा। इसमें कौन आता है? एक तो आता है बैक्टीरिया, दूसरा इसके अंदर आता है जिसको बोलेंगे नील हरित शैवाल आती है, नील हरित शैवाल आती है, जिसको ब्लू ग्रीन क्या बोला जाता है? एल्गी बोला जाता है, ब्लू ग्रीन एल्गी बोला जाता है। उसके बाद में आता है इसके अंदर माइकोप्लाज्मा, भी इसी के अंदर आता है बैक्टीरिया के अंदर, लेकिन देखो माइकोप्लाज्मा जो है उसके अंदर कोशिका भित्ति नहीं होती है, ठीक है। और है पीपीएलओ, जिसको बोलते हैं प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, ठीक है, प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, फुल फॉर्म पूछ सकते हैं पीपीएलओ, जो किसमें रखा गया है? अच्छा, प्रोकैरियोटिक जिस किंगडम में रखा गया है उसको बोला जाता है मोनेरा। क्या बोला जाता है? मोनेरा। 5 किंगडम होते हैं, मोनेरा, पर्सिस्टा, फंजाई, एनिमेलिया और प्लांटी। तो मोनेरा किंगडम के अंदर बैक्टीरिया को रखा जाता है। और मोनेरा किंगडम में जो भी आएगा वो सारी प्रोकैरियोटिक सेल होगी, और प्रोकैरियोटिक सेल कैसी होती है? इनकम्प्लीट सेल है, अपूर्ण कोशिका है, अपूर्ण कोशिका है, अपूर्ण कोशिका। यूकैरियोटिक कोशिका से ये कौन सी होती है? छोटी होती है। आप यूकैरियोटिक जैसे अपनी कोशिकाओं से लेंगे, कंपैरिजन करेंगे तो ये छोटी मिलती है, लेकिन इनमें गुणन की क्षमता, विभाजन की क्षमता, ठीक है, अपने आप को रिप्रोड्यूस करने की क्षमता जो होती है वो यूकैरियोटिक से बहुत ज्यादा होती है। बैक्टीरिया आप कुछ ही टाइम में अपने आप को क्या कर सकता है? डबल कर सकता है, ठीक है। तो इनमें गुणन क्षमता क्या होती है? बहुत ज्यादा तेज होती है। आकार व आकृति भिन्न भिन्न होती है, आकार व आकृति इनकी कैसी होती है? भिन्न भिन्न होती है। अच्छा, जैसे आप देखोगे बैक्टीरिया को 4 मूलभूत है, 4 मूलभूत। एक तो आता है बेसिलस, एक आता है कोकस, एक होता है विब्रियो, एक होता है स्पाइरुलम, ठीक है। स्पाइरुलस जो होता है वो अलग अलग शेप के ये बैक्टीरिया है। बेसिलस जैसे नाम सुना होगा लैक्टोबैसिलस, लैक्टोबैसिलस जो होते हैं वो आपको कैसे मिलेंगे? रॉड शेप में मिलेंगे। कैसे होते हैं? छड़नुमा होता है, ठीक है। उसके बाद में कोकस नाम सुना होगा आपने, ठीक है। स्ट्रेप्टोकोकस निमोनाई, निमोनिया जिससे होता है वो है स्ट्रेप्टोकोकस निमोनाई। अच्छा, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनाई जो है वो स्ट्रेप्टोकोकस लिखा हुआ, देखो कोकस बोलते हैं एक सेल को, ये, ठीक है। कोकाई बहुत सारी होती है तब बोलते हैं इसको कोकस, सिंगुलर को बोलते हैं कोकाई, ठीक है। बहुत सारे होते हैं तो कोकस, लेकिन अगर कोकस जो है वो एक स्ट्रिप में लाइन से बने हुए, लाइन से जुड़े हो, तब बोला जाता है स्ट्रेप्टोकोकस। क्या बोला जाएगा इसको? स्ट्रेप्टोकोकस। विब्रियो, विब्रियो कोलेराई जिसको हैजा होता है, ठीक है। ये कैसा होता है? अल्प विराम कॉमा शेप का होता है। तो आप देख रहे हो तो ये कॉमा शेप का वीडियो, ठीक है। ये आपको शेप कैसा मिल रहा है? कॉमा जैसा। तीसरा जो है लास्ट सॉरी चौथा जो है उसका नाम है स्पाइरलम। स्पाइरलम जो होता है उसका शेप जो होता है वो सर्पिल आकार के होते हैं। कैसे होते हैं? सर्पिल आकार के होते हैं, जो आप ये देख पा रहे हो, ठीक है। तो ये बेसिलस है, ये कोकस है, और ये जो आपको है विब्रियो है, और ये कौन सा है? स्पाइरलस है, ठीक है। तो यहाँ पे इनका शेप रॉड शेप होता है, इसका गोलाकार होते हैं, ये कॉमा शेप के होते हैं, वो रिबिन शेप के होते हैं, या सर्पिल वलय के होते हैं, या वलय युक्त होते हैं। तो ये है इनके 4 प्रकार बैक्टीरियाओं के। अब आप देखने जाओगे कि तो आपको एक बैक्टीरिया की जो है एक स्ट्रक्चर जो दे रखा है यहाँ पे। अब देखो क्या क्या चीजें होती है बैक्टीरिया के अंदर। आप देखने जाओगे तो इसके अंदर आपको 3 मेम्ब्रेन मिलती है। देखो जंतु कोशिकाओं के अंदर आप देखने जाओगे आपको एक मेम्ब्रेन मिलती है जिसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन, कोशिका झिल्ली कहा जाता है। पादप कोशिका को देखने जाओगे तो उसमें 2 मेम्ब्रेन मिलती है, अंदर की तरफ होती है कोशिका झिल्ली, प्लाज्मा मेम्ब्रेन जिसे कहते हैं, ठीक है। और बाहर जो होती है उसको बोलते हैं सेल वॉल या कोशिका भित्ति कहते हैं। अच्छा, लेकिन आप अगर बैक्टीरिया को देखने जाओगे तो आपको 3 तरह की सेल मिलेगी, जिसके अंदर बाहर की तरफ होता है जिसको ग्लाइकोकैलिक्स बोलते हैं, ठीक है। अंदर की तरफ होता है उसको बोलते हैं कोशिका भित्ति, और उससे भी अंदर होती है उसको बोलते हैं कोशिका झिल्ली या प्लाज्मा झिल्ली बोलते हैं। तो कोई भी जीवाणु 3 जो है झिल्लियों से घिरा हुआ रहता है मोस्ट ऑफ, ठीक है। कुछ एक में नहीं, जैसे माइकोप्लाज्मा में कोशिका भित्ति नहीं होती, तो इस तरह से कुछ होते हैं। बाहरी आवरण है ये, बाहरी आवरण। अच्छा, सबसे बाहर की तरफ आवरण देख रहे हैं आप, इधर एक नाम लिखा हुआ है जिसको आप पढ़ पा रहे होंगे, कैप्सूल। क्या लिखा हुआ है? कैप्सूल, ठीक है। और कभी कभी ये लिखा हुआ आ सकता है स्लाइम, ठीक है। अब सर कैप्सूल और स्लाइम ये दोनों बाहरी आवरण है, लेकिन कंडीशन क्या रहती है? अगर वो ढीली है, आवरण लूज है, तब उसको बोलेंगे स्लाइम, क्योंकि आपने देखा होगा स्लाइम आती है वो बहुत ही लूज आती है, ठीक है। दूसरा होता है कैप्सूल। कैप्सूल हमेशा क्या? हार्ड,
अगर हार्ड है, सपोज मान लो बैक्टीरिया की जो बाहर वाली दीवार जो है वो कैसी हार्ड है, तब उसको क्या बोला जाएगा, कैप्सूल बोला जाएगा। ठीक है, तो सबसे बाहर ही होती है ये। उसके बाद में इसकी संरचना और मोटाई अलग अलग बैक्टीरियाओं में भिन्न भिन्न होती है। ठीक है, ये दो प्रकार की होती है। अगर कम लेयर है, लूजली है, तो क्या होगा, वो स्लाइम मोड होगी। ठीक है, इसको ढीली आवरण परत होती है। दूसरा जो होता है वो कैप्सूल है। ठीक है, कैप्सूल जो होता है वो मोटी और मजबूत होता है। तो मजबूत है तो इसका मतलब वो क्या है, कैप्सूल होता है। और अगर लूज है तो क्या होगा, वो स्लाइम होगा। ये बैक्टीरियाओं के सबसे बाहरी आवरण हो। अच्छा, उसके नीचे जाते हैं तो आपको मिलती है यहाँ पे सेकेंड नंबर जो है वो कौन सी है, कोशिका भित्ति। ये होती है कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति, अच्छा कोशिका भित्ति जो होती है, इसके अंदर देखो ये जो बाहरी आवरण ग्लाइकोकालिस, ये एक तरह से पॉलीसेकेराइड से मिलकर बना हुआ होता है, पॉलीसेकेराइड से। ठीक है, अच्छा कोशिका भित्ति जो होती है वो बनती है पेप्टिडोग्लाइकेन की, ग्लाइकेन की, पेप्टिडोग्लाइकेन से बनी हुई होती है। ठीक है, मध्य स्तर है, बीच वाला स्तर है, क्योंकि इसके नीचे कोशिका झिल्ली और प्लाज्मा झिल्ली और मिलती है। सभी प्रोकैरियोटिक में पाई जाती है ये। दूसरा, ये आकार प्रदान करती है, क्योंकि मजबूत होती है तो आकार प्रदान करती है इसको, बैक्टीरिया को। संरचनात्मक सहारा देकर बैक्टीरिया को फटने और ढलने से बचाती है, यानी ये इसको क्या करती है, प्रोटेक्ट करती है और बचाती है। और किससे बनती है, ये पेप्टिडोग्लाइकेन से बनती है। नेक्स्ट जो है वो है प्लाज्मा झिल्ली, जो कोशिका झिल्ली जिसको अपन बोल सकते हैं। आंतरिक परत होती है सबसे अंदर की तरफ है, जो आप देख पाए होंगे ये वाली। ठीक है, ये जो है जिसको साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन बोला है, यहाँ पे प्लाज्मा झिल्ली बोला है, जीव दरीय झिल्ली। ये अर्धपारगम्य सेमी प्रीमेबल होती है, बाहरी वातावरण से अंतःक्रिया करती है, और जो भी सब्सटेंस जो जाएंगे वो बाहरी वातावरण से इसके द्वारा यहाँ से अंदर बाहर होते हैं। ठीक है, उसके बाद में संरचना की दृष्टि से यूकैरियोटिक के अंदर, जो अपने अंदर यूकैरियोटिक के अंदर जो कोशिका मिलती है उसके अंदर जो प्लाज्मा झिल्ली मिलती है वो झिल्ली, और इसमें मिलने वाली झिल्ली दोनों एक ही होती है। ठीक है, यानी ये जो बनती है वो किससे बनती है, ये भी प्रोटीन और लिपिड से बनती है। किससे बनती है, प्रोटीन प्लस अपन कह सकते हैं लिपिड से बनी हुई होती है। ठीक है, उसके समान ही होती है। दूसरा, सबसे बाहरी आवरण पेप्टिडो सॉरी ग्लाइकोकैलिक्स, जो पॉलीसेकेराइड से मिलकर बना हुआ होता है। ठीक है, ढीला होता है तब इसको बोला जाता है स्लाइम, और जब मजबूत होता है, मोटा होता है, तब बोला जाता है इसको कैप्सूल। फिर सेकेंड उससे लेयर जो है वो कोशिका भित्ति है, पेप्टिडोग्लाइकेन से बनी होती है, सभी प्रोकैरियोटिक में पाई जाती है, आकार प्रदान करती है और सुरक्षा प्रदान करती है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होती है वो जो प्रोटीन और लिपिड से बनती है, क्योंकि इसका जो संरचनात्मक या कंपोजिशन जो होती है वो यूकैरियोटिक के प्लाज्मा मेम्ब्रेन के समान ही होता है। ये अर्धपारगम्य होती है, यानी आधों को बाहर जाने देती है, आधों को अंदर आने देती है। अंदर बाहर जो होते हैं वो क्या होते हैं, जिसको सिलेक्ट करेगी उनको ही जाने, हर कोई अंदर बाहर नहीं जा सकता, इसलिए अर्धपारगम्य है। ठीक है, सेमी प्रीमेबल है और यूकैरियोटिक के समान होती है। अच्छा, और देखोगे आपको यहाँ पे जो ब्लू कलर का दिख रहा है इसको बोला जाता है क्या, डीएनए। ठीक है, ये जो ब्लू कलर का दिख रहा है ये आपका क्या है, इसका डीएनए है, ये न्यूक्लिक मटेरियल है डीएनए। ठीक है, और डीएनए किसमें मिलता है, क्रोमोसोम्स में मिलता है, गुणसूत्रों में मिलता है। तो गुणसूत्रों से ये के अंदर पाया जाता है, एक ही गुणसूत्र मिलता है। आपको लंबा एक थ्रेड दिखता है, इसको बोलते हैं फ्लैजेला, जिसको बोलते हैं कसाबिका। क्या बोला जाता है, कसाबिका बोला जाता है। फिर आपको ये हेयर लाइक मिलते हैं, ये इसको बोला जाता है पिली। क्या बोला जाता है, पिली। फिर आपको इसके अंदर आपको डॉट जैसी संरचना मिलती है, इसको बोला जाता है राइबोसोम। क्या बोला जाता है, राइबोसोम। तो देखो राइबोसोम आपको इसमें भी मिलेगा, राइबोसोम आपको यूकैरियोटिक कोशिका के अंदर भी मिलेगा। अच्छा, एक और नई चीज, न्यूक्लियोइड। न्यूक्लियोइड जो है वो इसको बोला जाता है केंद्राव। क्या बोला जाता है इसको, केंद्राव। केंद्र, जब न्यूक्लियर या केंद्रक झिल्ली अनुपस्थित होती है तब ऐसे केंद्रक को क्या बोला जाता है, केंद्राव बोला जाता है या न्यूक्लियोइड बोला जाता है, क्योंकि आपको यहाँ पे केंद्रक झिल्ली नहीं मिल रही है। ठीक है, तो यहाँ पे केंद्रक झिल्ली रहित केंद्रक को क्या बोला जाएगा, केंद्राव।
केंद्रक कहा जाता है, जिसको बोला जाता है न्यूक्लियोइड। क्या बोला जाएगा इसको? न्यूक्लियोइड कहा जाएगा। फिर है कि कोशिका का जो आवरण जो होता है, अपन ने देखा 3 आवरण होते हैं। अच्छा, इनमें क्या होता है? ग्राम स्टेनिंग है। तो ग्राम स्टेनिंग का मतलब होता है अभिरंजित, अभिरंजित करते हैं। अभिरंजित का मतलब होता है इसको रंग दिया जाता है, ठीक है। अच्छा, अगर सपोज मान लो ऐसे बैक्टीरिया जो इस अभिरंजित में रंजित हो जाते हैं, यानी अपन कलर आ जाता है उनके ऊपर, तो उनको बोला जाता है क्या? ग्राम पॉजिटिव। और अगर नहीं आता है तो उसको बोला जाता है ग्राम नेगेटिव। तो देखो, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया जो इस ग्राम स्टेन को ग्रहण करते हैं तो उनको बोला जाएगा ग्राम पॉजिटिव, और जो नहीं करते उनको बोला जाएगा ग्राम नेगेटिव बोला जाता है। जो स्टेन को प्राप्त बनाए नहीं रखते हैं, ठीक है, और ये क्या करते हैं? ग्रहण करते हैं, ठीक है। तो ग्रहण करते हैं तो ग्राम पॉजिटिव, और नहीं करते तो ग्राम नेगेटिव। जैसे आप देख लो, एस्केरेसी कोली जो है वो कैसा है? ग्राम नेगेटिव है। और स्टेप्टोकोकस जो है, स्टेफाइलोकोकस जो है वो क्या है? आपका ग्राम पॉजिटिव है, ठीक है। यानी ये जो है वो क्या हो रहा है? कलर आ रहा है इसके ऊपर, इस पे नहीं आ रहा है, ठीक है। तो ये जो है वो क्रिस्टन ग्राम ने इस टेक्निक को इस्तेमाल किया था। इसमें बैक्टीरिया को उन्होंने 2 भागों के अंदर बांटा, ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव। उसके बाद में कोशिकांग, ठीक है। तो कोशिकांग जो है वो आप देखने जाओगे तो कोशिकांग जो है वो पहला कोशिकांग अगर देखने जाओ वो कौन सा है? मीसोसोम है। कौन सा है? मीसोसोम। मीसोसोम आपको क्या होता है? ध्यान से सुनना। मीसोसोम जो आंतरिक कोशिका झिल्ली जो होती है वो कई जगह क्या हो जाती है? फोल्डेबल हो जाती है, यानी कुंडलित हो जाती है, ठीक है। तो आप देखोगे यहाँ पे तो ये वाला भाग जो है वो थोड़ा सा कुंडलित हो गया। इसी भाग को क्या बोला उसने? मीसोसोम बोला। क्या बोला? मीसोसोम बोला, ठीक है। तो जो भाग कुंडलित हो जाता है उसको क्या बोलेंगे अपन? मीसोसोम कहेंगे, ठीक है। अब ये मीसोसोम क्या करता है इसको देखते हैं। मीसोसोम क्या होता है? झिल्ली के अंदर की ओर मुड़ने से बनता है। झिल्ली जो होती है वो अंदर मुड़ जाती है। अच्छा, मुड़ने के कारण इनका शेप जो होता है वो अलग अलग आ जाता है। कैसे मुड़ी है? सपोज मान लो इस तरह से मुड़ी, तो ये जैसे वेसिकल शेप में हो गया, ट्यूबल शेप में हो गया, ठीक है। ये जैसे ट्यूब जैसा हो गया, तो ये वेसिकल शेप में हो सकता है, ट्यूबल शेप में हो सकता है, और लेमेला शेप में हो सकता है। लेमेला मतलब गुआ टाइप में ऐसे, ठीक है। तो ये लेमेला शेप में भी हो सकता है। कार्य, ठीक है। मीसोसोम का कार्य क्या है? देखो, मीसोसोम जिस तरह से अपने अंदर माइटोकॉन्ड्रिया होता है, जिसको पावर हाउस ऑफ द सेल बोला जाता है, या कोशिका का शक्ति ग्रह बोला जाता है, क्योंकि रेस्पिरेशन की जो रिएक्शन होती है वो वहां कंप्लीट होती है, और वहां पे एटीपी फॉर्म होते हैं, और एटीपी जो होते हैं वो ऊर्जा की करेंसी होती है। अच्छा, यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे राइबोसोम की नहीं है, क्योंकि वो मेम्ब्रेन वाला ऑर्गेनेल्स है, और अपन ने पहले ही बता दिया कि जो यूकैरियोटिक प्रोकैरियोटिक कोशिका होती है उसमें झिल्ली युक्त कोशिका नहीं पाए जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे झिल्ली युक्त कोशिका माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता। तो उसका कार्य जो होगा वो अपन कह सकते हैं कि इनका कार्य जो होता है वो कौन करता है? यहाँ पे मीसोसोम करता है, पहली चीज। और क्या काम करता है? कोशिका भित्ति के निर्माण में सहायक है। पहला, कोशिका भित्ति के निर्माण में सहायता करता है। दूसरा, डीएनए के अंदर जो क्रोमोजोम, डीएनए के जो क्रोमोजोम होते हैं उसकी प्रतिकृति कॉपी करने में, ठीक है, तो कॉपी करने में ये सहायता करता है, प्रतिकृति में, रेप्लिकेशन में, ठीक है। तीसरा, जब प्रतिकृति होने के बाद में उसको आगे पुत्री कोशिकाओं के अंदर क्या करना पड़ता है? वितरित करना पड़ता है, तो उसमें सहायता करता है ये। तो क्रोमोजोम पुत्री कोशिकाओं में वितरण करने में सहायता करता है, क्रोमोजोम को पुत्री कोशिकाओं में वितरण करने में सहायता करता है। तीसरा, श्वसन और स्राव में भी ये मदद करता है। तो क्योंकि श्वसन, देखो श्वसन संबंधित यहाँ पे एंजाइम पाए जाते हैं, तो ये श्वसन और स्राव के अंदर क्या करता है? सहायक है। अच्छा, प्लाज्मा झिल्ली क्या करता है? सतह का क्षेत्रफल बढ़ाती है। आप देखोगे तो सतह का क्षेत्रफल जो होगा वो इससे बढ़ेगा, उंगली नुमा उभार के जैसे। और यहाँ पे एंजाइम की मात्रा भी बढ़ाता है, ठीक है, जिससे ये कोशिका में जो जैविक क्रियाएं जो होती है या अभिक्रियाएं जो होती है वो संपन्न हो जाती है, ठीक है। तो ये इसके काम है, कोशिका भित्ति के निर्माण में, डीएनए की प्रतिकृति में, डीएनए में जो क्रोमोजोम जो होते हैं उनके पुत्री कोशिकाओं में वितरण में, श्वसन और स्राव में, और तीसरा जो होता है एंजाइम जो होते हैं वहां पे बढ़ते हैं और उसके क्षेत्रफल को बढ़ाया जाता है। ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव। अच्छा, एक और बात है इसके अंदर, डायग्राम आप देखोगे तो आपको झिल्लियों के बारे में तो थोड़ा हो गया, आपको याद दिख रहा है ये एक जो है वो इसको बोला जाता है, इसको न्यूक्लियर मटेरियल बोला है, यानी आनुवंशिक पदार्थ है। ये होता है इसका डीएनए, जिसको बोला जाता है जीनोमिक डीएनए। कौन सा बोला जाता है?
जीनोमिक डीएनए, ठीक है, आनुवंशिक डीएनए। अच्छा, दूसरा जो होता है, आपको एक और सर्कुलर पार्ट दिख रहा है, इसको बोला जाता है प्लाज्मिड। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि जब बायोटेक्नोलॉजी पढ़ेंगे अपन, ठीक है, जिसके अंदर अपन ने पढ़ेंगे पुनर्योजित डीएनए, तो उसके अंदर प्लाज्मिड को अपन बार बार नाम लेंगे, तो प्लाज्मिड वहां आएगा, ठीक है। प्लाज्मिड क्या होता है, ये एक नॉन जीनोमिक डीएनए। कैसा डीएनए? ये नॉन जीनोमिक डीएनए है, नॉन जीनोमिक डीएनए है, ठीक है। तो प्लाज्मिड क्या होता है, एक अनदर सर्कुलर डीएनए। अच्छा, ये क्या करता है, ये जो है कुछ उसको लक्षण प्रदान करता है, जैसे एंटीबायोटिक जो रेजिस्टेंस होती है वो ये इसके कारण होते हैं, ठीक है। वो भी क्या होता है वो भी आपको बताया जाएगा, ठीक है। तो आपको संरचना में देखना है कि बैक्टीरिया में, कुछ एक बैक्टीरियाओं में दो तरह के डीएनए पाए जाते हैं, एक तो होता है जीनोमिक और दूसरा जो होता है नॉन जीनोमिक। नॉन जीनोमिक जो होता है उसको बोला जाता है प्लाज्मिड। एक और है, कईयों में मिसोसोम के अलावा और फोल्ड मिलते हैं जो जिनको बोला जाता है क्रोमेटोफोर। क्या बोला जाता है? क्रोमेटोफोर। अच्छा, ये जो होते हैं वो जो क्लोरोफिल है, क्लोरोफिल जैसा पिगमेंट या वर्णक पाए जाते हैं, होता है, ठीक है। अच्छा, वर्णक क्लोरोफिल जैसा है, मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूं कि वो क्लोरोफिल ही है, ठीक है। तो क्लोरोफिल जैसा है तो इसका मतलब क्या होगा कि ये प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करता है। यानी कौन सी क्रिया करेगा? प्रकाश संश्लेषण की। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करता है, ठीक है। अच्छा, कुछ प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में पाए जाने वाली रंग द्रव्य युक्त झिल्लीदार संरचना को क्रोमेटोफोर कहा जाता है, ठीक है। अच्छा, इसमें ये किसमें मिलती है? साइनोबैक्टीरिया के अंदर ये मिलती है। और साइनोबैक्टीरिया का क्या नाम है? ब्लू ग्रीन एल्गी है। वो एल्गी नहीं है, ध्यान रखना, एल्गी नहीं है, ठीक है, क्योंकि ये कौन है? ये बैक्टीरिया है, ये जीवाणु है, बैक्टीरिया है, क्योंकि प्रोकैरियोटिक में सारे बैक्टीरिया ही आते हैं। नेक्स्ट है न्यूक्लियोइड। न्यूक्लियोइड सबको पता है क्या है, इसको बोला जाता है केंद्राव। क्या बोला जाता है? केंद्राव। केंद्राव का मतलब क्या हुआ? केंद्राव का मतलब हुआ कि जिसके अंदर जो है केंद्रक झिल्ली अनुपस्थित रहती है, यानी ये झिल्ली रहित होता है। केंद्रक जो होता है वो कैसा होता है? झिल्ली रहित होता है, ठीक है। इसमें केंद्रक का झिल्ली नहीं पाई जाती है, ये झिल्ली रहित होता है, नग्न होता है। वर्ताकार जीनोमिक डीएनए जो एकल क्रोमोजोम्स, इसमें क्रोमोजोम्स, क्रोमोजोम्स का मतलब क्या है? गुणसूत्र, एक गुणसूत्र पाया जाता है, ठीक है। जो आनुवंशिक पदार्थ होता है, जो क्या होता है? आनुवंशिक पदार्थ, आनुवंशिक पदार्थ है, ठीक है। और प्रोटीन प्लस क्या पाया जाता है? प्रोटीन से मिलकर बना हुआ होता है, ठीक है। तो देखो, झिल्ली रहित होता है केंद्रक, और उसके अंदर क्या मिलता है? जीनोमिक डीएनए मिलता है। और डीएनए जो बनता है वो कहां पे पाया जाता है? क्रोमोजोम्स के अंदर, प्रोटीन के साथ में बना हुआ होता है। बैक्टीरिया में जीनोमिक डीएनए के अतिरिक्त, इसके अलावा मैंने अभी बोल रहा था, छोटा वर्ताकार डीएनए भी पाया जाता है, जिसे क्या बोला जाता है? प्लाज्मिड कहा जाता है। अच्छा, प्लाज्मिड का काम क्या है? प्लाज्मिड बैक्टीरिया को कुछ विशेष लक्षण देते हैं, जैसे एंटीबायोटिक के प्रति प्रतिरोध। अच्छा, एंटीबायोटिक के प्रति प्रतिरोध क्या होता है ये समझो। देखो, कोई भी बैक्टीरिया जो जाएगा अपने अंदर, वो सपोज मान लो कोई रोग फैला रहा है, अंदर गया, जब ये रोग जब होगा तो इसके सिम्टम्स आएंगे। अच्छा, डॉक्टर के पास जाएंगे तो डॉक्टर क्या लिख के देता है? एंटीबायोटिक लिख के देता है। अच्छा, पहले वो क्या करेगा? टेस्ट करेगा, पता लगाएगा कौन सा बैक्टीरिया है। क्यों? क्योंकि सबके लिए एंटीबायोटिक जो है वो कैसी है? अलग अलग होती है। इसका रीजन ये है कि सपोज मान लो मैं इस पे पेनिसिलियम डाल रहा हूं, ठीक है, अब ये पेनिसिलियम इस पे असर नहीं कर रही है, तो टेट्रासाइक्लिन इस पे असर करेगी। कौन सी करेगी? टेट्रासाइक्लिन। टेट्रासाइक्लिन जो होगा वो इस पे असर कर रही है, ये एंटीबायोटिक के नाम है, ठीक है। तो टेट्रासाइक्लिन जब इस पे असर कर रही है, इसका मतलब क्या हुआ कि पेनिसिलियम से ये रेजिस्टेंस है। और ये पेनिसिलियम से रेजिस्टेंस इसको किसने बनाया? इसको बनाया किसने? ये गुण किसने दिया इसको? प्लाज्मिड ने दिया। इसलिए अपन जो बैक्टीरिया से जनित होने वाले जो रोग है उनके लिए दवाइयां जो होती है वो सबको अलग अलग देते हैं, एक ही तरह की दवाइयां नहीं देते, ठीक है।
तो सबको क्या मिलती है, अलग अलग तरह की दवाइयां दी जाती है। यानी वो कैसे होते हैं, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस किस में है, वो कौन सी है, तो जिससे रेजिस्टेंस होगा, ठीक है, प्रतिरोध होगा, तो वो क्या करेंगे, वो दवाई उसको नहीं देंगे, क्योंकि उससे वो मरेगा नहीं। नेक्स्ट है फ्लैजेला। फ्लैजेला आप देखोगे तो आपको जो बैक्टीरिया दिखा था उसके अंदर कोशिका भित्ति से क्या निकलती है, एक धागे नुमा संरचना निकलती है, जिसको फ्लैजेला बोला जाता है, पक्षमा, जिसको कसापिका है, ठीक है, क्या बोला जाता है इसको, कसापिका। ये कैसा होता है, गतिशील, यानी चलने वाले जितने भी बैक्टीरिया होंगे, मूवमेंट करने वाले, उनमें ये पाया जाता है, ठीक है। कोशिका भित्ति से निकलता है, कहां से निकलता है, ये जरूर याद रखना, कहां से निकलता है, कोशिका भित्ति से, ठीक है। पतली होते हैं, तंतु जैसी संरचना होती है। दूसरी, इनकी संख्या व व्यवस्था अलग अलग बैक्टीरियाओं में अलग अलग होती है, यानी किसी में ये संख्या में 2, 3, 4 ऐसे हो सकते हैं, ठीक है। और दूसरी चीज, इसके लगने का तरीका जो है वो कुछ, जैसे एक या लग गया, एक या लग गया, या दोनों या लग गए, इनके लगने का तरीका जो होता है अलग अलग बैक्टीरियाओं में अलग अलग होता है। फ्लैजेला के 3 पार्ट होते हैं, एक तो होता है जो धागे नुमा जो बाहर निकलता है उसको क्या बोला जाएगा, फिलामेंट्स। उसके बाद में जो होता है वो क्या होता है, हुक और बेसल बॉडी, जहां से ये एराइज होता है या बनता है, ठीक है। फिलामेंट सबसे लंबा भाग होता है और कोशिका की सतह के बाहर ये क्या होता है, फैला हुआ रहता है। तो ये देखो, ये इसको फिलामेंट जो मैं बना रहा हूं वो फिलामेंट, फिर आएगा हुक और फिर आएगा इसकी बेसल बॉडी, ठीक है। तो ये 3 भाग इसके होते हैं। क्रोमेटोफोर क्लोरोफिल जैसा पिगमेंट होता है, ठीक है, जो कुछ बैक्टीरिया के अंदर पाया जाता है। नेक्स्ट है पिली और फिम्ब्राई, जो अभी आपको बताई थी, ठीक है, कि जो बाहर की तरफ जो होती है वो कुछ ऐसे बाल नुमा संरचनाएं निकलती है, जिनको क्या बोला गया है, पिली बोला जाता है। क्या बोला जाता है इसको, पिली बोला जाता है। अच्छा, ये कोशिका की सतह से संरचना होती है जिनकी गति के में कोई संबंध नहीं होता है, ध्यान रखना, ये गति में कोई सहायता नहीं करती है, इसका काम एक ही होता है, चिपकने का, ठीक है, ताकि बैक्टीरिया किसी सतह पे चिपक के, ठीक है, और वहां से अपना भोजन ले सके। पिली एक वचन है, पिलस जो होता है, सॉरी पिली बहुत सारे हैं, पिलस जो है वो एक वचन होता है। ये विशिष्ट प्रोटीन पिलिन, ठीक है, से बनी हुई होती है, लंबी नलिका जैसी संरचनाएं होती है। फिम्ब्राई छोटे कांटेदार रेशेदार संरचना जैसे होती है और कोशिका की सतह के बाहर से ये निकलती है। कुछ बैक्टीरियाओं में फिम्ब्राई चट्टानों पे, देखो एक तो चट्टानों पे, धाराओं में, ठीक है, होस्ट के उत्तकों से चिपकने का में सहायता करती है। तो मेन चीज क्या है इसकी, चिपकने में ये क्या करती है, सहायता करती है। तो फिम्ब्राई का काम क्या है, चिपकने में सहायता करेगी, ठीक है। तो ये बाहर की संरचना से ये अरेंज होती है, बाल जैसी संरचना होती है, नलिका आकार का होता है, कांटेनुमा रेशेदार भी होती है ये, ठीक है। और ये क्या करती है, चट्टानों पे, धारा में, ठीक है, और होस्ट के उत्तकों पे चिपकने का कार्य करती है। उसके बाद में है राइबोसोम। राइबोसोम देखो प्रोकैरियोटिक में भी पाया जाता है और यूकैरियोटिक के अंदर भी पाया जाता है। प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक दोनों के अंदर ये पाया जाता है। राइबोसोम को अगर देखा जाए तो ये 2 तरह के होते हैं, ठीक है। एक तो होता है 70S टाइप का और दूसरा जो होता है वो 80S टाइप का। 80S जो मिलता है वो यूकैरियोटिक कोशिका में मिलता है। किसमें मिलता है, यूकैरियोटिक कोशिका के अंदर। और ये जो 70S मिलता है ये क्या मिलता है, ये प्रोकैरियोटिक कोशिका के अंदर मिलता है, ठीक है। 70S जो होता है वो 2 यूनिट से मिलकर बना हुआ होता है, एक तो होता है 30S और एक होता है 50S। और ये वाला जो होता है ये 2 यूनिट से मिलकर बना होता है, ये 60S और एक होता है 40S, ठीक है। अच्छा, ये यू जो एस है इसको जोड़ेंगे तो देखो यहाँ पे अपन जोड़ने जाएंगे तो 80 होंगे, यानी ये इसके बराबर है, इसको जोड़ने जाएंगे तो 100 होंगे। अच्छा, ये जोड़ना नहीं है, इसमें ये है कि भाई इनका जो घनत्व है, इसके अंदर जो कणों की जो घनत्व है, डेंसिटी है, इसका आकार जो है, उसके आधार पे इसका नाम दे रखा है 30S और 50S। 2 उप इकाइयों से बना हुआ होता है 50S और 30S। बड़ी जो होती है 50, छोटी जो होती है वो, दोनों मिलके क्या बनाती है, 70S प्रोकैरियोटिक राइबोसोम बनाती है। अच्छा, एच जो है वो क्या है, स्वेगबर्ग यूनिट होती है। क्या होती है, स्वेगबर्ग यूनिट होती है, जिसको सेडिमेंट्री रेट बोला जाता है। क्या होती है, ये सेडिमेंट्री रेट है, सेडिमेंट्री रेट होती है, ठीक है। यानी घनत्व उसका और आकार माप के आधार पे ये एस यूनिट आती है।
राइबोसोम प्रोटीन संश्लेषण का कार्य करते हैं। जैसे साइटोप्लाज्मा में ये मिलेंगे 50S और 30 वाली एस, दोनों अलग अलग मिलते हैं, लेकिन जब भी प्रोटीन बनाना होता है ये आपस में जुड़ जाते हैं। ठीक है, एक जुड़कर एमआरएनए से जुड़कर, कई राइबोसोम एक ही एमआरएनए से जुड़कर एक लंबी एक श्रृंखला बना देते हैं जिसको बोलते हैं पॉलीराइबोसोम। क्या बोलेंगे? पॉलीराइबोसोम। क्या बोला जाएगा? उसको पॉलीराइबोसोम कहा जाता है। ठीक है, और पॉलीराइबोसोम एमआरएनए का अनुवाद करके प्रोटीन बनाती है। अब देखो ये क्या है, सबसे पहले देखो होता है डीएनए। डीएनए सबसे पहले क्या बनाता है? एमआरएनए बनाता है। क्या बनाता है? एमआरएनए बनाता है। इस प्रोसेस को बोला जाता है ट्रांसक्रिप्शन। क्या बोला जाता है? ट्रांसक्रिप्शन बोला जाता है। ट्रांसक्रिप्शन जिसको बोला जाता है अनुलेखन। अनुलेखन, तो अनुलेखन का मतलब क्या है? डीएनए से एमआरएनए बनना। एमआरएनए कुछ इस तरह से होता है, ठीक है, जिसके ऊपर ये नाइट्रोजनस बेस होता है। अच्छा, यहाँ पे जो होता है वो कौन आता है? राइबोसोम आता है। क्या आता है? जैसे ये बड़ी यूनिट आ गई, ऊपर ये छोटी यूनिट आ गई। ठीक है, अच्छा यहाँ पे भी जैसे ये आई, इधर से भी ये आई। ठीक है, कुछ जगह ये, अच्छा इस अब आप देखोगे राइबोसोम बहुत सारे हो गए, तो इसको क्या बोलेंगे? पॉलीसोम। क्या बोलेंगे? पॉलीसोम। ठीक है, अच्छा ये क्या करते हैं? यहाँ पे एमिनो एसिड को जोड़ते हैं। किसको जोड़ते हैं? ये एमिनो एसिड को। एमिनो एसिड जब बहुत सारे हो जाएंगे, ठीक है, पॉली मतलब बहुत सारे, मेनी, ठीक है, तब बहुत सारे एमिनो एसिड मिलके किसका निर्माण करते हैं? प्रोटीन का निर्माण करते हैं। किसका निर्माण करते हैं? प्रोटीन का निर्माण करते हैं। ठीक है, तो ये एमआरएनए से क्या बना? प्रोटीन बना। इसको बोला जाता है अनुवाद। क्या बोला जाता है? इसको अनुवाद बोला जाता है, और हिंदी में इंग्लिश में बोलेंगे इसको ट्रांसलेशन। ठीक है, तो ये ट्रांसलेशन हो गया। तो इस तरह से ये जो पॉली जिसको बोलते हैं अपन राइबोसोम, और राइबोसोम बहुत सारे जुड़ के एक ही एमआरएनए पे जुड़ के जो है प्रोटीन का सिंथेसिस करते हैं। तो देखो कई राइबोसोम एक ही एमआरएनए से जुड़ के एक श्रृंखला बनाते हैं जिसको पॉलीसोम कहा जाता है। ठीक है, या पॉलीराइबोसोम। पॉलीसोम में के राइबोसोम एमआरएनए का अनुवाद करके क्या बनाते हैं? प्रोटीन बनाते हैं। तो यहाँ पे अनुवाद करके क्या बनाते हैं? ये प्रोटीन बनता है। और प्रोटीन कैसे बनता है? ये अमीनो एसिड को जोड़ते जाते हैं, और बहुत सारे जब अमीनो एसिड होते हैं तब क्या बनता है? प्रोटीन। की प्रोटीन किससे मिलकर बना हुआ होता है? अमीनो एसिड से मिलकर बना हुआ होता है। और इसके अंदर जो मिलती है वो क्या होती है? ये झिल्ली रहित संरचना होती है जिसको बोलते हैं इंक्लूजन बॉडिया। इंक्लूजन बॉडिया बोलते हैं उसको। ठीक है, इनमें संग्रहित आरक्षित पदार्थ पाए जाते हैं जो प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में साइटोप्लाज्मा में स्वतंत्र रूप से उपस्थित होते हैं, ये तैरते रहते हैं। उदाहरण के लिए इसमें क्या क्या मिलता है? एक तो मिलता है फॉस्फेट ग्रेन्यूल्स मिलते हैं। क्या मिलते हैं? फॉस्फेट के ग्रेन्यूल। दूसरा साइनोफाइसिन के ग्रेन्यूल्स मिलते हैं, ग्लाइकोजन के ग्रेन्यूल मिलते हैं, और गैस वैक्यूल। गैस वैक्यूल किसमें मिलती है? नील हरित शैवाल। नील हरित शैवाल जो होती है, नील हरित, बैंगनी, हरे या प्रकाश संश्लेषी जो बैक्टीरिया होते हैं उनके अंदर गैस वैक्यूल पाई जाती है। ठीक है, तो नील हरित शैवाल वाला जो बैक्टीरिया है उसके अंदर ये पाया जाता है, गैस वैक्यूल उसके अंदर ज्यादा मिलते हैं। तो ये इसके अलावा मिलने वाले कुछ जो है साइटोप्लाज्मा में मिलने वाले पदार्थ होते हैं। तो ये थी अपने प्रोकैरियोटिक कोशिका, जिनके अंदर मिसोसोम पड़ा, क्रोमेटोफोर पड़ा, न्यूक्लियोइड पड़ा। ठीक है, उसके बाद में अपन ने राइबोसोम पड़ा। ठीक है, तो ये जो है वो इसके अंदर पाए जाते हैं, और इंक्लूजन बॉडिया पड़ी। नेक्स्ट है जिसका नाम है यूकैरियोटिक कोशिका। ये यूकैरियोटिक सीधी सी बात है, ये कंप्लीट कोशिका है, बैक्टीरिया को छोड़ के कंप्लीटेड सेल है, पूर्ण कोशिका है, क्योंकि इसमें ये संगठित होती है। दूसरा झिल्ली युक्त केंद्रक मिलता है, इसके अंदर झिल्ली युक्त कोशिकांग पाए जाते हैं। इनका आनुवंशिक पदार्थ गुणसूत्र के रूप में होता है। आनुवंशिक पदार्थ किसमें होता है? गुणसूत्र के रूप में होता है, मतलब कई सारे गुणसूत्र इसमें पाए जाते हैं। और क्या क्या पाया जाता है? देखो यूकैरियोट में कोशिका झिल्ली सभी में पाई जाती है। कोशिका भित्ति जो होती है वो आप देखोगे तो पादप में जो बनती है सेलुलोज से बनती है, और एक मिलती है अपनी को फंगी में, ठीक है, कवक में जो बनती है काइटिन काइटिन की। ठीक है, तो काइटिन की जो बनती है वो फंगस में कोशिका भित्ति पाई जाती है। ठीक है, जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। फिर है एंडोप्लाज्म, रेटिकुलम है, गोल्गी है, लाइसोसोम है, वैक्यूल्स है, माइटोकॉन्ड्रिया है। ठीक है, ये सारे जो होते हैं वो झिल्ली युक्त कोशिका है। प्लास्टिड, ठीक है, ये भी झिल्ली युक्त है। राइबोसोम ये झिल्ली युक्त नहीं है। साइटोस्केलेटन इसमें मिलता है,
सीलिया फ्लैजेला भी मिलता है, सेंट्रोसोम या सेंट्रियोल भी मिलते हैं, नाभिक जिसको अपन केंद्रक बोलते हैं, केंद्रक भी होता है, और माइक्रो बॉडीज भी इसके अंदर पाई जाती है, जिनको अपन एक एक करके पढ़ेंगे। अच्छा, आपके सामने एक जो है वो अमीबा है, ठीक है, अमीबा के अंदर आप देख पा रहे हो, ठीक है। उसके बाद में ये फंगस है, ठीक है। उसके बाद में आपको ये पादप कोशिका है और ये जंतु कोशिका जो है, इनको प्रोसिस्टा बोला जाता है, प्रोसिस्टन, प्रोसिस्टाई, ठीक है। ये यूनिसेलुलर वाले ऑर्गेनिज्म जो आते हैं वो प्रोसिस्टा के अंदर आते हैं। ये है कुछ पादप कोशिका और जंतु कोशिका, ठीक है। अच्छा देखो, क्लोरोप्लास्ट, ये क्लोरोप्लास्ट एक, दूसरा है सेल वॉल, दो। ये दो चीज ऐसी हैं जो केवल और केवल पादप कोशिका में मिलती है, जंतु कोशिका में आपको देखने को नहीं मिलेगी, ठीक है। फिर जंतु कोशिका में आओ, जंतु कोशिका में आएंगे तो आपको एक सेंट्रियोल दिखता है जिसको बोलते हैं तारक काय, तारक काय। तारक काय जो होती है, सेंट्रोसोम जो होता है या सेंट्रो तारक केंद्र जो होते हैं, वो केवल और केवल किसमें मिलते हैं, जंतु कोशिका में मिलते हैं, इसके अंदर अनुपस्थित होते हैं, ठीक है। बाकी सारी चीजें जो होती है वो अपने को यहाँ पे मिलेगी। अच्छा, क्या बोलते हैं, न्यूक्लियस केंद्रक होता है, उसके बाद में न्यूक्लियर पोर, ठीक है, केंद्रक जो होते हैं छिद्र होते हैं, छिद्रित होता है, ठीक है। उसके बाद में केंद्रक झिल्ली होती है, उसके बाद में न्यूक्लियस केंद्रिका होती है, क्रोमेटिन मटेरियल डीएनए होता है, क्रोमोसोम गुणसूत्र, माइटोकॉन्ड्रिया वैक्यूल रिक्टिका, उसके बाद में राइबोसोम है, लाइसोसोम है, लाइसोसोम, उसके बाद में गोल्गी काय है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिसको बोला जाता है SER, और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिसको बोलते हैं RER, ठीक है। खुरदरी अंतःप्रदव जालिका, और जो है वो कैसी है, चिकनी अंतःप्रदव जालिका। अच्छा, ये खुरदरी होने का कारण क्या है, क्योंकि इसमें राइबोसोम पाए जाते हैं, राइबोसोम उपस्थित होते हैं और इसमें राइबोसोम एब्सेंट होते हैं, तो इसके अंदर अनुपस्थित होते हैं, ठीक है। उसके बाद में ये साइटोप्लाज्मा जीवधरी है, सेल मेम्ब्रेन जो पाई जाएगी, ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्मा, ठीक है। सेक्रेटरी जो वेसल्स जो होती है, अच्छा रिक्तिका जो होती है, सेक्रेटरी जो क्या बोलते हैं इसको, वैक्यूल जो होती है, वेसिकल जो होती है, ये जो बाहर निकलेगी, ठीक है, बाहर निकालने के लिए ये वेसिकल होती है, वेसिकल मतलब गोलाकार संरचना होती है। तो यहाँ पे आप देखोगे तो बहुत सारी चीजें जो है वो कॉमन है, और कुछ एक जो है वो कैसी है, अलग है, जो आपको मैंने बताई है। क्लोरोप्लास्ट केवल पादप कोशिकाओं में मिलता है, प्लास्टिक जिसे बोलते हैं, ठीक है, वो इसके अंदर अनुपस्थित होगा। सेल वॉल इसके अंदर मिलती है, उसमें अनुपस्थित होती है। स्क्रीनशॉट ले लो इसका। नेक्स्ट है, सबसे पहला यूकैरियोटिक के अंदर अपन पढ़ने जा रहे हैं वो है अपना कंप्लीट कोशिका है, ठीक है, और इसके अंदर जो है वो कोशिका अपन झिल्ली पढ़ने जा रहे हैं, सेल मेम्ब्रेन, ठीक है, सबसे बाहर वाली झिल्ली जो होती है। अच्छा, बाहर वाली जो झिल्ली होती है, तो पहली चीज तो झिल्ली जो बनती है वो किससे बनती है, प्रोटीन और लिपिड से बनती है, वो अपन पहले भी बताया, प्रोटीन प्लस लिपिड से होती है, ठीक है। सबसे पहले इसको झिल्ली का जो वर्णन किया वो किसमें किया था, आरबीसी में किया था, पर किए गए रासायनिक अध्ययनों से पता चलता है कि कोशिका झिल्ली लिपिड्स की द्विपरत होती है। कितनी होती है, दो परत होती है। तो आपको ये जो दिख रही है एक परत, दूसरी जो होती है वो नीचे वाली परत, कितनी लेयर है यहाँ पे, दो लेयर है, ठीक है, फर्स्ट एंड सेकंड। प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट से भी बनती है, इसके अंदर प्रोटीन भी आपको देखो, शुगर साइड चेन जो कार्बोहाइड्रेट है, और आपको अंदर जो निकला है वो क्या है, यार प्रोटीन से, ये प्रोटीन से, ये प्रोटीन होते हैं। अच्छा, लिपिड मुख्यतः कौन सा होता है, फॉस्फोलिपिड, फॉस्फोग्लिसराइड या फॉस्फोलिपिड होते हैं, जिसके दो भाग होते हैं। अच्छा, दो भाग कौन से,
एक तो होता है ये वाला, दूसरा जो होता है ये वाला सिर, जिसको बोलते हैं ध्रुवीय, ध्रुवीय सिर होता है, ठीक है। और जो ध्रुवीय सिर और अंदर की ओर जो होती है ये इसकी पूंछ होती है। तो ये जल स्नेही होता है, जल स्नेही होता है। और जल ये कैसा होता है, जल विरोधी होता है, क्योंकि ये बीच में रहता है, ये वाला कैसा है, बीच वाला। और ये आपको जो गोल गोल दिख रहा है ये क्या है, इसका हेड है, ठीक है। तो ये कैसा होता है, जल विरोधी होता है, जल विरागी बोल सकते हैं, ठीक है। तो जल रागी और जल स्नेही और जल विरागी, ठीक है। अंदर की ओर जल विरागी पूंछ भाग, जिसको हाइड्रोफोबिक बोलते हैं, और उसको हाइड्रोफिलिक बोलेंगे। इसमें संतृप्त हाइड्रोकार्बन, ठीक है, अध्रुवीय पूंछ में जलीय वातावरण में सुरक्षित रहता है, ठीक है। असंतृप्त जो हाइड्रोकार्बन जो होते हैं वो कहां पे रहता है, या इनके बीच में पाए जाते हैं, जैसे आप देख रहे हो ये वाला, ये हाइड्रोकार्बन वो इसके अंदर पाए जाते हैं। हाइड्रोफिलिक ऊपर वाला, ये हाइड्रोफिलिक होता है पोलर हेड। ये हाइड्रोफोबिक जो नीचे वाला, ये वाला पोर्शन जो होता है वो हाइड्रोफोबिक है, और ये वाला जो पोर्शन है वो क्या सा है, हाइड्रोफिलिक है, ठीक है। और कोलेस्ट्रॉल भी पाया जाता है। अच्छा, प्रोटीन दो तरह के हैं, एक तो होता है इंट्रीजल प्रोटीन, एक होता है पेरिफेरल प्रोटीन। परिधि की तरफ पाया जाने वाला पेरिफेरल है, और अंदर जो पाया जाने वाला उसको बोलते हैं इंट्रीजल प्रोटीन। कोशिका झिल्ली प्रोटीन व लिपिड का अनुपात अलग अलग होता है। देखो बनती है प्रोटीन और लिपिड, और सब में कैसा होता है, अलग अलग होता है। जैसे आप देखोगे आरबीसी के अंदर 52% जो होता है वो प्रोटीन होता है, 40% क्या होता है, लिपिड होता है। झिल्ली प्रोटीन के प्रकार व निकालने के आधार पर, ठीक है, दो प्रकार के इसमें प्रोटीन पाए जाते हैं। एक तो होता है अभिन्न प्रोटीन, जिसको इंट्रीजल प्रोटीन बोलते हैं, झिल्ली में आंशिक या पूर्ण रूप से धसे हुए रहते हैं, जैसे ये वाले, ये पूर्ण रूप से या आधे धसे हुए रहेंगे, ठीक है। दूसरा जो होता है, फ्लूइड, दूसरा जो होता है वो कहां पे आपको निकलेगा, जो पार्शियल जो होता है, यानी जो परिधि होता है, पेरिफेरल प्रोटीन में दिया हुआ नहीं, पेरिफेरल प्रोटीन, ठीक है, जो परिधि की तरफ मिलते हैं। की तरफ पाए जाते हैं, जो परिधि की तरफ मिलते हैं उसमें कौन सा है, पेरिफेरल प्रोटीन होता है। एक मॉडल दिया था झिल्ली का, कोशिका झिल्ली का, जिसको बोला जाता है फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, ये ध्यान रखना। और ये किसने दिया था, इसको जरूर ध्यान रखना, सिंगर एंड निकोलसन। कब दिया था, 1972 में प्रस्तुत किया था। उसने क्या बोला था, लिपिड की अर्ध तरल क्वासिक फ्लूइड में, लिपिड जो होता है वो क्वासिक फ्लूइड के अंदर प्रकृति के कारण, अच्छा ये मतलब ये कह रहा है फ्लूइड के रूप में होता है, कौन, लिपिड। तो उसके अंदर जो प्रोटीन होते हैं वो क्या होते हैं, मूवमेंट करते रहते हैं। तो प्रोटीन झिल्ली के भीतर पार्श्वीय गति कर सकते हैं। झिल्ली के भीतर प्रोटीन की गति उसकी द्रव्यता फ्लूइडिटी को दर्शाती है, यानी वो कितनी उसमें फ्लूइडिटी होगी। अणुओं, अब कार्य क्या है यहाँ पे, अणुओं का क्या होता है, परिवहन होता है। झिल्ली चयनात्मक पारगम्य होती है, सिलेक्टिव, यानी हर किसी को अंदर आने नहीं देगी, हर किसी को बाहर जाने नहीं देगी, यानी ये सिलेक्ट करके ही क्या करती है, कोई भी सब्सटेंस को अंदर बाहर करती है, इसलिए इसको क्या बोला जाता है, सिलेक्टिव प्रीमेबल मेम्ब्रेन बोला जाता है। झिल्ली की द्रव प्रकृति के कारण ये सहायता होती है। कोशिका में वृद्धि इसी के कारण होगी, झिल्ली बढ़ेगी। कोशिकाओं के बीच संधि जो होती है वो भी इसके कारण। स्त्राव, अंतः कोशिकीय ग्रहण जो एंडोसाइटोसिस होता है, ठीक है, कोशिका जब ग्रहण करती है उसमें भी यही है। और कोशिका विभाजन में ये मदद करती है, ठीक है। तो ये कोशिका झिल्ली के कार्य है कि क्या करेगी, ये वृद्धि में सहायक है, संधि दो सेल के बीच में, ठीक है। उसके बाद में अंतर कोशिकीय ग्रहण, जिसको एंडोसाइटोसिस, कोई भी खाएगा, ठीक है, जैसे अपन अमीबा ले ले तो अमीबा अपना खाना परिधि से करता है, ठीक है, जो बाह्य आवरण है कोशिका झिल्ली है उससे करता है। तो ये क्या करता है, एंडोसाइटोसिस, यानी किसी भी को क्या लेगा अपने अंदर लेगा, कोशिका विभाजन में सहायता करता है। तो ये इसके कार्य हुए। तो ये थी अपने यूकैरियोटिक कोशिकाओं के बारे में और प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं के बारे में। अभी प्रोकैरियोटिक कोशिका के अंदर अपने ऑर्गेनेल्स बाकी हैं, ठीक है, तो उनको अपन लेंगे नेक्स्ट स्लाइड के अंदर, ठीक है, या नेक्स्ट क्लास में इसको पढ़ेंगे, ठीक है। तो आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास के अंदर, तब तक के लिए धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।